दिल्ली का दिल यानी लाल किला। और वहां हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी अनसुलझी पहेली की एक एक परत को खोलेंगे जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 10 नवंबर की वो शाम दिल्ली अपनी रोज की तरह चल रही थी। तभी लाल किले के पास एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है और उस आवाज के साथ ही शहर की रोजमर्रा की धुन की जगह चीख पुकार और अभी धुएं का गुबार उठा। उसके साथ ही हवा में एक सवाल भी तैरने लगा, एक ऐसा सवाल जो आगे की पूरी जांच की दिशा तय करने वाला था। क्या यह बस एक दुखद हादसा था या फिर किसी बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का यह सिर्फ पहला संकेत था? ठीक है, तो चलिए जरा तफसील से समझते हैं कि उस अफरा तफरी भरी शाम को असल में हुआ क्या था। तो देखिए, घड़ी में शाम के लगभग 6:50 हुए थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक हुंडई i20 कार अचानक एक आग का गोला बन गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने आसपास की दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। शाम 7 बजे तक तो इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी थी। लेकिन इस धमाके का जो सबसे दर्दनाक पहलू था वो था इंसानी जान का नुकसान। 8 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए जो अपने पीछे सिर्फ दर्द और अनगिनत सवाल छोड़ गए। धमाके के फौरन बाद जांच करने वालों के सामने एक बहुत ही अहम और उलझा हुआ सवाल था। इसे एक हादसा माना जाए या फिर एक आतंकवादी हमला? अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबूत 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहे थे। एक तरफ केस को यूएपीए के तहत दर्ज किया गया, जो कि एक बहुत सख्त आतंकवादी विरोधी कानून है। ये इशारा था कि एजेंसियां इसे एक आतंकी हमले के तौर पर देख रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मौके पर बम धमाके के कोई आम सबूत नहीं थे। न तो कोई गड्ढा मिला, न ही पीड़ितों के शरीर पर छर्रों के निशान थे। तो जब ये थियरीज आपस में टकरा रही थीं, इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा कि चलो उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो सामने है, और वो थी धमाके वाली कार। और यहीं से शुरू हुई पुलिस की असली जासूसी। पहला कदम था कार की पहचान करना, जो कि हरियाणा नंबर की निकली। इसके बाद उस कार ने कहां-कहां सफर किया, ये पता लगाने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया और आखिरकार ये सुराग उन्हें गुरुग्राम ने कार के पिछले मालिक तक ले गया। एक एक करके कड़ियां जुड़ी जा रही थी। ये सारी मेहनत, ये सारी पड़ताल आखिर किस नतीजे पर पहुंची? जो जवाब मिलने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जांच की ये कड़ी दिल्ली से होती हुई पहुंची 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद, और वहां जो मिला उसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़ कर रख दिया। जरा सोचिए, फरीदाबाद का एक आम सा दिखने वाला अपार्टमेंट, और उसके अंदर क्या मिलता है? 300 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, जो बम बनाने में इस्तेमाल होता है, एक AK-47 राइफल और बम बनाने का बाकी सारा सामान। और ये सब मिला एक डॉक्टर के किराए के फ्लैट से, जिसका सुराग भी एक दूसरे गिरफ्तार डॉक्टर से ही मिला था। पुलिस के एक सोर्स ने जो बात कही वो इस पूरी साजिश की चालाकी को बताती है कि डॉक्टरों पर भला कौन शक करेगा। प्लान ये था कि ऐसे पेशे के लोगों को इस्तेमाल किया जाए जिन पर आसानी से किसी की नजर न जाए। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और इसका असर आम जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ा। देखिए, लाल किला मेट्रो स्टेशन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक के रास्ते बदल दिए गए और पूरे एनसीआर में सुरक्षा एकदम चौकस कर दी गई। फरीदाबाद में इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कई नए और ज्यादा बड़े सवाल खड़े हो गए थे। अब जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों के जाल में उलझी हैं कि लाल किले पर जो धमाका हुआ उसकी असल वजह क्या थी, उस i20 कार में आखिर कौन लोग थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या फरीदाबाद में मिला जखीरा दिल्ली के धमाके से जुड़ा था या फिर ये किसी और भी बड़ी और ज्यादा खतरनाक साजिश का हिस्सा था? और यहीं आकर पूरा नजरिया बदल जाता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि लाल किले पर क्या हुआ, बल्कि असली और ज्यादा डरावना सवाल ये है कि क्या होने से बच गया। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले लंबे समय तक गूंजता रहेगा। महाराष्ट्र ATS भी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है।
यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। इन एक्शन की एक एक डिटेल आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल की जड़ें जम्मू कश्मीर में गहरी घुसी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस उन जड़ों को अब खोद खोद के निकाल रही है। इस टेरर मॉड्यूल की जड़ में एक ऐसा व्यक्ति है जो अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इसी ने उमर से लेकर मुजम्मिल तक के कई डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया। यह शख्स साउथ कश्मीर के शोपियां जिले का रहने वाला है और इसका नाम मौलवी इरफान अहमद है। इस इलाके के लोग इमाम इरफान के नाम से इसे जानते हैं। आरोप है कि इसका कनेक्शन आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से है। पुलिस ने इसके पास से भी 5 फोन बरामद किए। जांच में पता चला है कि यह मौलवी इरफान अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करता था। सूत्रों ने बताया है कि मौलवी इरफान श्रीनगर के नौगाम की एक मस्जिद में मौलवी है। वो यहां प्रार्थना सत्रों का आयोजन करता था। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा है कि मौलवी इरफान अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता था और वो धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों से संपर्क बढ़ाने लगता था। आरोप है कि मौलवी इरफान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले स्टाफ और डॉक्टर से बातें करके उनकी मानसिकता समझता था और उस हिसाब से उन्हें कट्टर बनाने की कोशिश में लग जाता था। आरोप के मुताबिक मौलवी इरफान ही व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहा था, क्योंकि भाई सबसे बड़ा काम तो है ब्रेन वॉश करना। अब पढ़े लिखे लोग उनको आतंकी बनाने का काम कर रहा था। ये इतना शातिर था कि अब तक पकड़ा नहीं गया था, लेकिन एक गलती ने इसके पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर में जैश के समर्थन में जो पोस्टर लगे थे, इस सिलसिले में पुलिस ने 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पकड़ा था। उनसे पूछताछ में मौलवी इरफान और पूरे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। जिस पोस्टर की वजह से पूरा कांड खुल गया वो आतंकी संगठन जैश का पोस्टर था। इस पोस्टर में श्रीनगर के नौशेरा इलाके के लोगों को धमकी दी गई थी कि वो भारतीय एजेंसीज का साथ ना दे, नहीं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली एनसीआर तक फैले इस व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के खिलाफ जांच एजेंसियों ने एक तरह की जंग छेड़ दी है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है भाई। कुलगाम की आप तस्वीरें देखिए, अकेले कुलगाम में 200 जगह पे छापेमारी हुई है, 500 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं और खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश की गई थी उसका खुलासा तो जांच एजेंसियों ने कर दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बड़ी प्लानिंग थी इनकी। भारत को ऐसा जख्म देने की प्लानिंग जो अगर सुरक्षा एजेंसीज ने न रोका होता, भाई साहब देश में ऐसा आतंकी हमला न हुआ होता जो ये लोग प्लान किए बैठे थे। उसके बारे में अभी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन अभी भी चुनौतियां जो बची हैं पहले उनके बारे में सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट में 2 गाड़ियां इस्तेमाल हुई थी कहा जा रहा है। एक कार i20 में तो विस्फोट हुआ, दूसरी लाल रंग की कार इको स्पोर्ट है। लाल रंग की इको स्पोर्ट का क्या राज है? 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश पूरी शिद्दत से की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरा अमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा था वो नहीं मिला है। 300 किलो अभी पकड़ा जाना बाकी है। लाल रंग की कार इको स्पोर्ट जिसका दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन सामने आने की बातें हैं, वो कहा जा रहा है कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये वो लाल कार है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार धमाके वाली कार के साथ ही दिल्ली आई थी कहा जा रहा है। फरीदाबाद में एक्शन के बाद उमर और उसके साथी 2 गाड़ियों से दिल्ली आए थे। एक कार थी i20 जिसको उमर खुद चला रहा था, दूसरी कार थी लाल रंग की इको स्पोर्ट जिसकी तलाश की जा रही थी। यह लाल रंग की इको स्पोर्ट कार इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि यह कार भी उमर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL10CK0458 है। कार का मालिक उमर उन नबी है। कार का फास्टैग भी उमर के नाम पर ही है। अब यह कार पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसके बाद दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कई और राज खुल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि 300 किलो RDX की तलाश कब पूरी होगी? जिस रेड इको स्पोर्ट की तलाश पुलिस को थी वो हरियाणा से मिली। लाल इको स्पोर्ट कार फरीदाबाद से मिली है, जहां के खंडावली गांव में यह कार खड़ी मिली। जिस फार्म हाउस में यह कार मिली वो उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। पुलिस ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वही लाल इको स्पोर्ट कार है जिसकी पुलिस को तलाश थी। कार उमर के दोस्त के फार्म हाउस से मिली और क्या क्या जानकारी मिली उस पर पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
खंडावली गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये गांव इसलिए चर्चा में आ गया कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी की जो छानबीन की जा रही थी, वो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी यहीं मिली है। एनआईए की टीम, एफएसएल की टीम अब इस गाड़ी की जांच पड़ताल कर रही है। उमर के नाम पर ही ये गाड़ी बताई जा रही है। उमर से पहले देवेंद्र नाम के ओनर के पास ये थी। देवेंद्र इसका फर्स्ट ओनर था। उसके बाद में उमर ने इस गाड़ी को देवेंद्र से खरीदा था। दोनों नाम पे शक गया पुलिस को, क्योंकि i20 गाड़ी को बेचने में एक ओनर का नाम देवेंद्र पहले से ही था। उमर और देवेंद्र के नाम के बाद इस गाड़ी की सर्च की गई। अब जाकर ये गाड़ी हरियाणा पुलिस को मिली है।